ओके। हेलो, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप लोग? झमाझम। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप हमने देख लिया था किसके साथ में? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। अभी हम लोग देख लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ तो हम सभी ने पढ़ा ही होगा। तो ओम्स लॉ का कंसेप्ट क्या है? पॉज करो वीडियो को और सोचो। ठीक, मुझे मालूम है कि पॉज नहीं किया होगा तुमने, उतना ही सोचा होगा, बट फिर भी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि कुछ ने पॉज किया होगा और सोचा होगा। तो ओम्स लॉ आपके दिमाग में चला होगा, 10th में पढ़ा था। 10th बहुत अच्छे अंकों से पास करके हम लोग आए ना, तो पढ़ा तो होगा ही हमने। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्या है। ओम्स लॉ कहता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, से हम ये एक कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, खूबसूरत सा कंडक्टर लेना, एकदम झमाझम आपके जैसा, और ये हमने लगा देना है इसमें एक वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू V है। करंट जो है जाहिर सी बात है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा आउटसाइड दी बैटरी। कंडक्ट का इस तरफ करंट फ्लो होगा, इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो -V/L हो जाएगा, जहां पर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे होंगे। तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बेसिक क्रेडेंशियल है ये। ठीक, लेंथ और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है? जिस एरिया के परपेंडिकुलर करंट जा रहा है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। और लेंथ क्या होता है किसी भी कंडक्टर का? जिस डायमेंशन के पैरेलल हो करंट। ओके, मतलब कि अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर होता, ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर होता, राइट, और करंट ऐसा ऊपर से नीचे जाता, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो और मान लीजिए ये लेंथ होता A, मतलब ये होता A, ये होता B और ये होता C। तो अगर तुमसे यहां पर कोई पूछे कि भैया लेंथ क्या है कंडक्टर का, तो करंट जिस डायमेंशन के पैरेलल जाए वो लेंथ है। यानी कि इस डायमेंशन के पैरेलल क्या है, कौन सा डायमेंशन है करंट के पैरेलल? C। तो लेंथ हो गया C यूनिट्स। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की कोई बात करे, क्रॉस सेक्शनल एरिया की कोई बात करे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? जिस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो किस एरिया के परपेंडिकुलर है? ये वाला एरिया, इस एरिया के परपेंडिकुलर। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? ये A इंटू ये, मतलब ये वाला B है ना, दिस B इंटू A। ये देख रहे हो आप ऊपर का रेक्टेंगल? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा A इंटू B। ठीक, सो एरिया और लेंथ में ही अंतर होगा। तो ये ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ कहता है कि इफ all the physical conditions are kept constant, physical conditions are kept constant, अगर सारे फिजिकल कंडीशंस को हमने कांस्टेंट रख दिया, सभी फिजिकल कंडीशंस में एक तो सबसे पहली चीज आ जाएगा इस कंडक्टर का डायमेंशन, दूसरा आ जाएगा इस कंडक्टर का मटेरियल, कॉपर का है तो कॉपर का रहने दो, सिल्वर का है तो सिल्वर का रहने दो, और डायमेंशन में छेड़खानी नहीं किया। साथ ही साथ ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है उस जगह का, तापमान कांस्टेंट यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। सभी फिजिकल कंडीशंस अगर हमने कांस्टेंट रख दिया, इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, देन द potential difference, the current flowing through the conductor is directly proportional to the applied potential difference। यानी कि जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि ये पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, अभी जितना ज्यादा डिफरेंस करेंगे उतना ज्यादा रेट से चार्जेस फ्लो करेंगे, राइट? तो करंट उतना ज्यादा होगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टिल एवरी फिजिकल कंडीशन इज केप्ट कांस्टेंट, राइट?
सो मैथमेटिकली वी राइट V प्रोपोर्शनल टू I। थोड़ा यहाँ पर एम्बिग्यूटी है कथनी और कर मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम बोलते तो हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन मैथमेटिकली हम V प्रोपोर्शनल टू I लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं विल डिस्कस लेटर ऑन। सो यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू I है, यही ओम्स लॉ है। दिस इज योर ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ है। ठीक है, अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं, प्रोपोर्शनलिटी साइन में अगर हटा देता हूं तो V इज इक्वल टू I टाइम्स कुछ कांस्टेंट आएगा, and that constant is denoted by R. So this R is what? This is proportionality constant. Proportionality constant. Proportionality constant. और हमारी भाषा में इसको रेजिस्टेंस भी बोला गया है। हमारी जो फिजिक्स की भाषा है उसमें इसको रेजिस्टेंस भी बोला गया है। तो यहां से अगर मान लो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लूं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V अपॉन I। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी? V अपॉन I। वैसे रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत हमें पता ही होगा। रेजिस्टेंस शब्द का मतलब क्या है? अवरोध। रेजिस्टेंस शब्द का मतलब क्या है? अवरोध। इसका क्या मतलब है कि यार मूवी देखने जाना है, कोई अड़चन लगा देता है, कोई जाने नहीं देता, छोटी बहन हमको मूवी के टिकट के लिए पैसे नहीं देने देती पापा से, अवरोध कर रही है, कुछ हो रहा है उसमें रुकावट है। सो ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और बाय डिफॉल्ट हम इसको रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। सो दिस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द amount of current flowing through the conductor। वापस से, this resistance is defined as the ratio of applied potential difference to the amount of magnitude of the current flowing through the conductor। और ध्यान रहे ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। और इसको हम लोग प्रेम से ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। और इसको बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। क्या नाम है इसका? ऐसा यूनिट क्या है? ओम। ठीक, और वो वोल्ट पर एम्पियर भी होता है। ठीक, अगर मेरा सवाल हो तुमसे यहां पर, वीडियो को पॉज करने के बाद सोचना और फिर जवाब देखना कि अगर मान लो यहां पर मैंने वोल्टेज को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा? वोल्टेज को डबल करने से रेजिस्टेंस कितना टाइम हो जाएगा? अभी कितना दिख रहा है हमको? अगर हम इधर से ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि रेजिस्टेंस जो है वो V के प्रोपोर्शनल है, यानी कि V को अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या करंट को घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ध्यान से, यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने मान लो वोल्टेज को डबल किया तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा? पॉज करो और सोचो क्या जवाब है आपका। ठीक, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पॉज किया होगा और सोचा होगा, या नहीं भी किया हो तो अभी सोच लो। इसके डबल करने से ये डबल होना चाहिए, कितनों का आंसर सही है, और इसके डबल करने से ये हाफ होना चाहिए, है कि नहीं? ये दोनों बातें गलत है। क्यों गलत है भैया? क्योंकि ये मैथ है, ये मैथ है, और फिजिक्स क्या बता रहा है? फिजिक्स बता रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो इस एक्सप्रेशन के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, रेजिस्टेंस किन्हीं और चीजों पे डिपेंड करता है, हम पढ़ेंगे आगे। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है, यानी कि वोल्टेज के बढ़ाते से ही करंट बढ़ जाएगा। तो जैसे आप वोल्टेज को डबल करोगे करंट डबल हो जाएगा, तो रेशियो कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट। तो लिख दो भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस विनम्र है। हमें लगता है कि अवरोध पैदा कर रहा है, लेकिन है तो विनम्र, क्योंकि रेजिस्टेंस
does not depends on V or I. V is applied potential difference and I is the current flowing through the conductor. ठीक है, ये हो गया ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा था. आगे हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसको. बता देते हैं, मुझे लगता है वो क्लासरूम वाला हैंगओवर है, तो ऐसा लगता है कि आपको छापना है, तो मैं इसको मिटाता ही नहीं. चलिए आगे हम एक आइडिया कंसेप्ट देखते हैं कि लेट्स प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन VI, वोल्टेज एंड करंट, फॉर अ कंडक्टर. ठीक, फॉर अ कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर. कॉपर ले लो या कोई भी मेटालिक कंडक्टर ले लो. हालांकि मेरे ख्याल से 10th क्लास में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, और नहीं भी किया हो तो समझ लो प्रॉब्लम क्या है. सो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मान लेते हैं हम लोग वोल्टेज को नाप रहे हैं वोल्ट्स में, ऐसा यूनिट वोल्ट, और करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, ए से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो यू विल फाइंड अ ग्राफ लाइक दिस. यू विल फाइंड अ ग्राफ लाइक दिस. थोड़ा और बड़ा बना देते हैं. ठीक, ऐसा. ठीक है, मान लेते हैं हम यहां पर हमारे पास कोई 2-3 पॉइंट्स है. से ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं. से दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. सो अब देखो कि जब करंट का वैल्यू, इस वाले एक्सिस पे क्या है, करंट है, तो जब करंट का वैल्यू I1 है तो उस समय जो वोल्टेज का वैल्यू वो V1 है, और उसी प्रकार से जो करंट का वैल्यू I2 है तो वोल्टेज का वैल्यू V2 है. ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ. इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हैं. इस ग्राफ का हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं. तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं, स्लोप का बेसिकली मतलब होता है किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एक्सिस. राइट, सो स्लोप का मतलब क्या हुआ, डेल्टा डेल्टा यानी कि चेंज इन क्वांटिटी ऑन y एक्सिस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑन y एक्सिस. ठीक है, अगर ये मान लो चेंज ज्यादा है तो ये एवरेज आ जाएगा, और अगर चेंज बहुत कम है तो ये इंस्टेंटेनियस यानी कि डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट किया जा सकता है. ये स्लोप अगर मान लो ये थीटा है तो ग्राफ का ये जो एंगल है इसका जो टेंजेंट होता है दैट इज द स्लोप. तो यहाँ पर अगर मैं स्लोप कैलकुलेट कर दूं ग्राफ का, भैया स्लोप SLOPE ये होता है tan थीटा. थीटा समझ में आ गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ में जो आपका ये लाइन बना रहा है एंगल, उसका टेंजेंट. यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ये, दिस वैल्यू यानी इसको मान लो PQ, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, S नाम देते हैं. S, R नाम नहीं देंगे क्योंकि R रेजिस्टेंस के लिए यूज होगा. ठीक है, तो PQS दे देते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक V2 माइनस V1 हो जाएगा. देखो ध्यान से, अरे भाई ये पूरा V2 है, ये V1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली बात V2 माइनस V1 यानी कि डेल्टा V. और यहाँ से यहाँ तक कितना है I2, यहाँ से यहाँ तक कितना है I1, तो ये यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला बात ये डेल्टा I हो जाएगा. और कितना हो जाएगा ये I2 माइनस I1. समझ तो नहीं आ रहा है? चलिए, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा तो उससे भी अच्छी बात. रिपीट करके देख लेना, वीडियो है ये. डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I क्या है ये, वोल्ट पर एम्पियर. देखो ना डायमेंशनली, अरे 11th क्लास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या ये वोल्ट पर एम्पियर. क्या है जी, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है भैया, रेजिस्टेंस. क्या होता है, रेजिस्टेंस. तो ये रेजिस्टेंस है, यानी कि सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ VI कर्व गिव्स यू रेजिस्टेंस. स्लोप ऑफ VI कर्व गिव्स यू रेजिस्टेंस. तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ VI कर्व गिव्स अस रेजिस्टेंस. ठीक है प्रभु, स्लोप ऑफ VI कर्व हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस दे देता है. ठीक, अब हमें यहां से दिख रहा है कि O से लेकर के Q तक, अगर ये मान लो पॉइंट O है,
तो ये पूरा का पूरा कर्व ओ से लेकर क्यू तक क्या है, ओ से लेकर क्यू तक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का होता है थीटा कांस्टेंट है, थीटा सेम है, tan थीटा सेम है, मतलब रेजिस्टेंस सेम है, मतलब यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस सेम है यानी कांस्टेंट है। तो O से लेकर Q तक अगर ये रेजिस्टेंस सेम है तो ये पूरा का पूरा रीजन कहलाएगा ओहमिक रीजन। क्या कहलाएगा जी, ओहमिक रीजन। जहां पर V इस वाले लाइन में अपन देखें तो V प्रोपोर्शनल टू I है, तो ये रीजन क्या कहलाएगा, ओहमिक रीजन। अरे V प्रोपोर्शनल टू I, ध्यान से सुनो, V प्रोपोर्शनल टू I अगर है तो ओहमिक रीजन होगा। ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू I हो गया तो क्या हो गया, ओहमिक रीजन। लेकिन अगर हम इसी ग्राफ को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे जाने पर ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। हम अज्यूम करते हैं कि क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, लेकिन कैसा हो जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा। कितना टाइम हो गया, ठीक है, तो टेढ़ा हो जाएगा मतलब कि अब ये स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब रेजिस्टेंस अब कांस्टेंट नहीं है, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है मतलब ये जो रेशियो है V अपॉन I का वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो रीजन है बियॉन्ड Q, मतलब ये Q के इधर वाला जहां से घूम रहा है, ये नॉन ओमिक रीजन कहलाएगा, नॉन ओमिक रीजन। मतलब कि इस वाले रीजन में ओम्स लॉ फेल हो गया, राइट। सो ओम्स लॉ फेल, यहाँ पर फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी करेंगे हम, अगले वीडियो में नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ओम्स लॉ क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ में बताया गया है कि अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहेगा तो ही ना ये V प्रोपोर्शनल टू I है। लेकिन जब करंट की वैल्यू कुछ लिमिट से अधिक हो जाता है तो जब करंट बढ़ता है तो क्या होता है, हीट बढ़ता है। अरे जूल लॉ ऑफ हीटिंग, हीट का फॉर्मूला I²RT। तो करंट के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट होगा, हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ने से गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा आगे बताएंगे, गर्म होने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चीज बढ़ती है। क्या होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चीज बढ़ती है। अरे रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या हुआ जी, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब स्लोप बड़ा दिख रहा है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, इसके इधर ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है, मतलब इस रीजन में ओम्स लॉ फेल हो गया, इवन फॉर मेटालिक कंडक्टर। एक बात तो हमने देख लिया कि ओम्स लॉ मेटालिक कंडक्टर के लिए भी फेल हो सकता है, कब, बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट। ये खुद समझ लेना, इसको लिख लेना, बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे इलेबोरेट करूं तो भैया कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे सेमीकंडक्टर है। तो अगर मान लो मैं सिलिकॉन के लिए ग्राफ बनाऊं तो सिलिकॉन के लिए जो ग्राफ बनेगा, मान लो ये यहाँ पर करंट नाप रहे हैं और यहाँ पर वोल्टेज, ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये चेंज किया गया, ध्यान से देखो, ये चेंज किया हुआ है। ठीक, ये जो पॉजिटिव करंट है इसको मिली एम्पियर में नापा जाएगा, ये जो नेगेटिव करंट है इसको माइक्रो एम्पियर में नापा जाएगा। ये पॉजिटिव वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज, ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलेगा। ठीक, ऐसा नहीं, ऐसा दिखेगा नहीं तुमको, स्टाइल में ऐसा मिलेगा। ये जो ग्राफ है ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो सिलिकॉन है यानी कि एक सेमीकंडक्टर है, ये एक नॉन ओहमिक सब्सटेंस है, एक नॉन ओहमिक मटेरियल है। और शानदार गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड ये ले लो, ये थोड़ा अलग क्लाउन है। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे वोल्टेज और करंट के बीच में तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, फिर ऐसा बनता है, फिर ऐसा बनता है। टोपी, टोपी है ये, मान लो उसको अपन नाम O है, A है, यहाँ नाम दो B है और यहाँ नाम दो C है ना। तो आप ध्यान से देखो कि अगर मैं देखूं ध्यान से तो O से A तक करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, या वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, यानी कि O से A तक तो वोल्टेज के बढ़ने से करंट लीनियरली बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया आपका लीनियर रीजन, लीनियर रीजन। यहां पर ओम्स लॉ फॉलो होगा, इतने रीजन में ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। ए से बी तक देखो, ए से बी तक देखो, ए से बी तक भी वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, मतलब वोल्टेज के बढ़ने से ही करंट बढ़ रहा है।
हाँ ये जरूर है कि वोल्टेज के कम बढ़ने से भी ज्यादा करंट बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये रीजन आपका नॉन लीनियर है, दिस इज नॉन लीनियर रीजन, यानी कि यहाँ पर ओम्स लॉ तो फेल हो गया भैया, यहाँ पर ओम्स लॉ तो फेल हो गया है, यानी कि ये वाला रीजन ओहमिक हो गया, ये वाला रीजन नॉन ओहमिक हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ओहमिक नॉन ओहमिक। और बी से सी के बाद देखो, बी से सी के बाद देखो, वोल्टेज तो बढ़ी नहीं, वोल्टेज के घटाने से करंट बढ़ रहा है, एक्सक्लेमेटरी, वोल्टेज के घटाने से करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज के घटाने से करंट बढ़ रहा है। कुछ अजीब नहीं लग रहा है? देखो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया आपने यहाँ पे, अरे भाई देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया, रेजिस्टेंस को डिफाइन किया हमने चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो यहां से लेकर के यहां तक, भले ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, ओमिक है, ये नॉन ओमिक है, लेकिन इन पूरे रीजन में, मतलब ओ से बी तक, डेल्टा वी पॉजिटिव है, डेल्टा आई पॉजिटिव है, यानी कि इस पूरे रीजन में, ये पूरे रीजन में रेजिस्टेंस पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन आप देखो बी से सी वाला भी नॉन लीनियर रीजन है, वहां भी कुछ भी अजीबोगरीब कर्व बन रहा है, तो वहां पर ओमिक नॉन ओमिक की बात भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर देखो डेल्टा भी नेगेटिव है, एक करंट डेल्टा आई तो पॉजिटिव, डेल्टा आई क्या होगा, फाइनल आई माइनस इनिशियल आई, डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल वोल्टेज अपॉन इनिशियल वोल्टेज। तो आप देखो ना वोल्टेज घट रहा है, तो डेल्टा भी नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। सो दिस इज द रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? आया, ग्रेट, बिंगो। एक सवाल है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं और ये वाला लेक्चर यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चंस का लेक्चर एक अलग बनाऊंगा मैं, बहुत अलग टाइप के, लेकिन आपको कुछ बेसिक्स तो देना ही पड़ेगा ना। अरे बच्चों जैसा क्वेश्चन है, 10वीं क्लास में पढ़ा था। मान लो ये ए है, ये बी है, ये वोल्टेज है वोल्ट में, ये करंट है एम्पियर में, देख के बताओ। माने ये वाला 60 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, बताओ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ए टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ए टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी। 10th क्लास का क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं आराम से। रेजिस्टेंस क्या है भैया, स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है जी, tan थीटा से। स्लोप कैसे निकलता है, tan थीटा से। वी कर्व में, वी कर्व में tan थीटा से स्लोप निकलता है। तो r का जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो ये जाएगा tan 60 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री। तो tan से tan काट दिया जाए, और 0 0 6/3 नहीं, चलिए। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। प्रभु मुझे पता है, बहुतों को याद नहीं है। ये 1/√3। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। घुमा के पलटा के गुणा कर दो, हो जाएगा 3/1। ये रेशियो कितना हो गया प्रभु, 3:1, यानी कि RA/RB कितना आ गया, 3:1। रेशियो यूनिटलेस डायमेंशनलेस। रेशियो कैसा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। एक और छोटा सा सवाल घुमा के पूछा है एक बार, सेम क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम सेम। ये हो गया वोल्ट, ये हो गया करंट, ये हो गया वोल्टेज, ठीक है। सेम कर्व ए और बी, ठीक है। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। इस बार पूछ लिया, बताओ रेजिस्टेंस ए इज टू रेजिस्टेंस बी, बताओ कितना है। अरे कुछ नहीं है भैया, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन करना है, कोई बदलाव ही नहीं करा है। आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि स्लोप आपको नापना है करंट एक्सिस से। ये सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ को देखो, ऐसा पलटा के घुमाया हुआ है, ऐसे ऐसा है ना, तो ऐसा पलटाओ, ऐसा घुमाओ, तो समझ में आ रहा है। तो आपको जो ये एंगल नापने हैं ना भैया, वो करंट से नापना है। ये तो यहाँ पर अगर तुम RA/RB कैलकुलेट करने जाओगे, तो अब tan A का करंट एक्सिस के साथ में एंगल कितना होगा, ये टोटल 90 डिग्री होता है, तो 90 में से ये 60 डिग्री दिया, तो कितना हो गया, ये 30 हो गया, तो यहाँ tan 30 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, अब ये वाला 30 दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये 60।
तो tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 60 डिग्री 1 मतलब सिर्फ √3, तो कितना हो जाएगा मतलब नीचे गुणा भाग, तो क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि अब RA/RB कितना आया, ये आया 1:3, पलटी खा गया। सिंपल कंसेप्ट। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच, भगवान आप लोग का